प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। हम निबंधों के भेद के बारे में चर्चा कर रहे थे। निबंधों के 5 प्रमुख भेद हमने माने थे। उनमें से 3 प्रकार के निबंधों का वर्णन हमने कर लिया था या उसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध। ये 3 तरह के निबंधों में हमने जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी। अब हम चौथे और 5वें प्रकार के निबंधों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कौन से भेद हैं और उनमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो चौथा जो निबंध का भेद हम लेंगे वो है विवरणात्मक निबंध। लेकिन उससे पहले जो वर्णनात्मक निबंध हमने इससे पूर्व में देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि वर्णन होता है और इसमें भी वर्णन होता है। लेकिन उस वर्णन में फर्क क्या होता है कि इसको वर्णनात्मक न कह करके विवरणात्मक कहा जाता है। प्रमुख जो अंतर इनमें हम मान सकते हैं, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी लेकिन मैं फिर इसको दोहराऊंगा, वो है जब किसी वस्तु का, स्थान का, पदार्थ का, दृश्य का या किसी भौतिक उपकरण का वर्णन यदि किया जाता है जो कि गतिमान नहीं हो, तो वो वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। और उसके स्थान पर यदि किसी घटना का, किसी गतिशील वस्तु का, काल का और परिस्थितियों का वर्णन जहाँ किया जाता है, वो निबंध विवरणात्मक निबंध होते हैं। तो ये अंतर है। तो हम ये पहली विशेषता भी विवरणात्मक निबंधों की कह सकते हैं या उसको परिभाषित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि वो निबंध जिनमें प्रायः किसी घटना का, किसी गतिशील वस्तु का, काल का या परिस्थितियों का वृत्तांत दिया जाता है, वो निबंध विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ अब आपके मस्तिष्क में स्पष्ट हो गया होगा पूरी तरह से कि वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध में क्या फर्क होता है या क्या अंतर होता है। दूसरी जो चीज़ आएगी इस निबंध के अंतर्गत कि हमने ये देखा कि इनमें वस्तुओं का, गतिशीलता का, किसी घटना का वर्णन होता है या परिस्थितियों का वर्णन होता है। तो उदाहरण के रूप में लें तो किन चीज़ों का हो सकता है, जैसे कोई आखेट अर्थात शिकार का वर्णन हो सकता है, किसी यात्रा का वर्णन हो सकता है, किसी युद्ध का वर्णन हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सी जो घटनाएं होती है उन घटनाओं का वर्णन इसमें मिल जाता है। इसके साथ साथ चूंकि यह गतिशील होता है तो यह संबंधों से, समय से जुड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे निबंधों का संबंध प्रायः समय के साथ होता है और ऐसे निबंधों में गतिशीलता अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब ये तो संभव ही नहीं है कि वर्णनात्मक निबंध में गति बिल्कुल ही नहीं हो। गति तो उसमें भी है लेकिन अधिक नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसे निबंधों में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। और इस गतिशीलता का क्या प्रभाव होता है? ऐसे निबंध पाठकों की चेतना को जागृत करते हैं और उनके भीतर कौतूहल का सृजन निरंतर करते रहते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये कौतूहल पैदा करके मनुष्य का या पाठक जो है उसके मन में चेतना जागृत करते रहते हैं। अक्सर ये निबंध 3 प्रकार के लिखे जाते हैं।
3 रूपों में हमको मिलते हैं। कौन से 3 रूपों में मिलते हैं? वो है आत्मकथा रूप में, दूसरा है स्वप्न कथा रूप में, और तीसरा है रूपकात्मक कथा। आत्मकथा में आत्म साक्षात्कार के रूप में हो सकते हैं, अनुभूतियों एवं उनके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसके रूप में हो सकते हैं, भाव या विचार जो है उसके बारे में भी, उसके मानवीयकरण के बारे में भी यदा कदा इनकी जो है रूप मिल सकता है। स्वप्न जो है हम जानते हैं स्वप्नों के रूप में हो जाता है, और रूपकात्मक जो है उसमें ये मान सकते हैं कि रूपकों के रूप में ये नाटक ये निबंध लिखे जाते हैं। फिर एक चीज़ और आती है जो इन निबंधों की विशेषताओं में हम रख सकते हैं, वो है कि ऐसे निबंधों में चाहे भाषा हो चाहे शैली हो, वो अपेक्षाकृत सरल होती है अन्य निबंधों के भेदों की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये विवरणात्मक निबंध है, इसमें बहुत अधिक कुछ बताने को नहीं होता, घटनाक्रम का ज्यों का त्यों वर्णन रख दिया जाता है थोड़ा सा रुचिपूर्ण तरीके से। और अंतिम जो बात हम इस निबंध की विशेषताओं के बारे में कह सकते हैं वो ये है कि चूंकि विवरणात्मक निबंध हैं तो उसमें शैली कैसी होनी चाहिए वो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि इसमें व्यास शैली का प्रयोग अधिकांशतः पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे सामने विवरणात्मक निबंध की विशेषताएं। आज हम 5वें प्रकार का भेद और ले लेते हैं, वो है ललित निबंध, जो कि अक्सर आपके पाठ्यक्रम में आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं और आगे एमए में भी ये निबंध आपके आएंगे, ये ध्यान रहे। तो ललित निबंधों में कौन सी विशेषताएं होती है? ललित निबंध भावनात्मक या भावात्मक और विचारात्मक दोनों जो प्रकार के निबंध हमने पूर्व में पढ़े हैं उनका मिश्रित रूप होते हैं। दोनों को मिलाते हैं तो वो एक जो निबंध तैयार होता है वो ललित निबंध होता है। ऐसे निबंधों में भाव, कल्पना और अनुभूति के साथ साथ वैयक्तिक रंग भी रहता है। भाव, कल्पना, अनुभूति, इनके साथ साथ वैयक्तिक रंग भी रहता है, अर्थात लेखक का जो व्यक्तित्व है वो भी इसमें शामिल रहता है। ऐसे निबंधों में काव्यात्मक सरसता उपस्थित रहती है। इसके अलावा हास्य और व्यंग्य इन निबंधों की एक खासियत होती है, अर्थात हास्य व्यंग्य के साथ साथ काव्यात्मक सरसता ऐसे निबंधों की एक विशेषता होती है। अब दूसरे निबंधों से किस तरह से जुड़ सकता है वो एक हम देख सकें। जैसे भावात्मक निबंध हमने पढ़े तो हम कह सकते हैं कि भावात्मक निबंधों से ही ललित निबंधों का विकास हुआ है। तो ये विकास कैसे हुआ? भावात्मक निबंधों के साथ जब विचार, गरिमा, ज्ञान और विश्लेषण के तत्व जब और जुड़ जाते हैं या ये तत्व आकर के उन चीज़ों पर विचार विमर्श को और अधिक गहन कर देते हैं या सरस कर देते हैं तो वही भावात्मक निबंध ललित निबंधों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे निबंधों में जहाँ तक अभिव्यंजना का सवाल है, अभिव्यंजना हमेशा कोमल और सरस रूप में मिलेगी, अर्थात कोमल और सरस रूप में ऐसे निबंधों में जो बात लेखक कहना चाहता है वो उसकी अभिव्यंजना करता है। यही कारण है कि ऐसे निबंधों में लेखक की अभिरुचि
और उसका व्यक्तित्व, वो दोनों इस तरह से प्रकट होते हैं जैसे कि किसी दर्पण में होते हैं। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे निबंध लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचियों का दर्पण होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लेखकों की विशेषताएं भी हमको ध्यान करना आवश्यक हो जाता है, जो कि ऐसे निबंधों के अंतर्गत ही, उसकी विशेषता के अंतर्गत ही आ जाती है। ऐसे निबंधकार जो होते हैं उनमें विचार, मस्ती, घुमक्कड़ वृत्ति, लोक जीवन से जुड़ाव और जातीय गौरव की पहचान का होना आवश्यक होता है। हर कोई व्यक्ति ऐसे निबंध नहीं लिख सकता। ऐसे निबंध वही निबंधकार लिख सकता है जो लोक से जुड़ा हो, जिसमें जातीय गौरव की भावना हो, जिसमें घुमक्कड़ी वृत्ति हो, अर्थात घूमने फिरने का शौकीन हो और घूमता फिरता भी हो, मस्ती हो मन में, और जो घटनाक्रम, जो परिस्थितियां उसके आसपास है उनके प्रति विचार करने की क्षमता भी उसमें उचित मात्रा में हो। इसके साथ साथ रसानुभूति भी ऐसे निबंधों का एक आवश्यक तत्व होता है। यदि रस की अनुभूति नहीं हो तो वो निबंध इस तरह का निबंध नहीं हो सकता, या वो निबंध ऐसा निबंध कहला ही नहीं सकता। तो ऐसे निबंध चूंकि ललित निबंध होते हैं, इनमें विचार भी है, भाव भी है, मस्ती भी है, लोक भी जुड़े हैं और जातीय गौरव भी जुड़ा है, तो निश्चित रूप से इन निबंधों में भावों एवं विचारों का एक आवेग उपस्थित रहता है, क्योंकि बिना आवेग के ये चीजें नहीं आ सकती। ऐसे निबंध फिर लेखक को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्या चीज देते हैं? ऐसे निबंध पाठक को रसानुभूति तो करवाते ही करवाते हैं, उसके साथ साथ बौद्धिक शांति भी प्रदान करते हैं। जब ऐसे निबंधों को पढ़ता है पाठक, तो उनकी बुद्धि को, उनके मस्तिष्क को एक शांति प्राप्त होती है, वो शांति की अनुभूति करता है और रस का अनुभव तो करता ही करता है। तो ऐसे निबंधों में हम यदि लेना चाहें तो द्विवेदी जी के निबंध इसी श्रेणी में आ जाते हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंध, अमृत राय के निबंध, कुबेरनाथ राय के निबंध, विवेकी राय के निबंध, इसके साथ साथ उनके बाद में परसाई के निबंध भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं और शिव प्रसाद सिंह भी इसी श्रेणी के निबंधकारों में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने खाली ऐसे ही निबंध लिखे होंगे, लेकिन इनके काफ़ी निबंध ललित निबंधों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से आज हम निबंधों के भेद जो थे, 5 प्रमुख भेद, उनके बारे में चर्चा हम पूर्ण कर चुके हैं और हमने 5 तरह के निबंधों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली। संक्षेप में उसकी जानकारी को हमने प्राप्त कर लिया। अब निश्चित रूप से आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि भाई निबंधों के भेद कितने होते हैं, तो हमने भेदों की, बहुत से भेदों की चर्चा की है। यदि आपको निबंध के नामों के बारे में पूछा जाए भेदों के, तो आप उनकी चर्चा कर सकते हो, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप प्रमुख भेदों के बारे में बताइए, तब आप ये 5 तरह के बता सकते हैं, 6 तरह के बता सकते हैं, 8-10 तरह के भेद भी ले सकते हैं। यदि आपने भेदों की संख्या जैसे हमने पढ़ी खाली नामों के आधार पर, तो बहुत सारे निबंध के भेद हो जाते हैं। उनके नाम लिखते लिखते ही हमारा समय जो है समाप्त हो जाता है लिखने का, और हम कोई भी बात स्पष्ट नहीं कर पाते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि निबंध के बारे में जब चर्चा की जाए तो सब निबंधों के भेद आपको ध्यान तो होने चाहिए, लेकिन फिर उनमें से प्रमुख जो भेद हैं उन पर आप अपनी टिप्पणियां लिखेंगे, अन्यथा औरों को नहीं छेड़ेंगे।
यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कक्षा हमारी प्रारंभ हो चुकी है, उन कक्षाओं में आकर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो पूर्ण हुआ। आगे हम कोशिश करेंगे कि निबंध के बारे में पढ़ें, या आलोचना जो है, आलोचना के बारे में शुरू हो सकता है हम कर दें। अन्यथा आपकी पाठ्य पुस्तक में जो निबंध दिए गए हैं उन निबंधों के में से किसी एक निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। जय भारत, जय हिंद।